हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, हमेशा सुख नहीं रहता और हमेशा दुख भी नहीं रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन किसी भी पल बदल सकता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनकी वजह से पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे नदी हमें यह संदेश देती है कि हर स्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर रास्ते में चट्टान जैसी समस्याएं आ जाएं तो रास्ता बदल लें, लेकिन आगे बढ़ते रहें। तो आइए हर हालात में आगे चलते रहने के जज्बे से खूबसूरत बनाएं ये सारा जहां। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले देखते हैं इस हफ्ते की सुर्खियां। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया रूस का दौरा। तटस्थता के दावे के साथ पेश किया पीस प्लान। पश्चिमी देशों ने कहा रूस यूक्रेन युद्ध में चीन का रवैया नहीं है निष्पक्ष। फ्रांस में मैक्रो सरकार के खिलाफ भारी जन विरोध। नए पेंशन सुधार कानून को लेकर लोगों में आक्रोश। सरकार ने संसद में बिना वोटिंग के ही पारित किया बिल। और यूरोप में भी बैंकिंग सेक्टर पर संकट के बादल। आर्थिक संकट में फंसा क्रेडिट स्विस बैंक। स्विट्जरलैंड के यूबीएस ने किया टेक ओवर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीते हफ्ते रूस की यात्रा पर रहे। इस दौरे को विश्व राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शी जिनपिंग को अपना करीबी दोस्त और सहयोगी बता चुके हैं। शी जिनपिंग के रूस दौरे को चीन की ओर से रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांति की राह निकालने की दिशा में एक अहम कदम बताया गया है। वहीं एक ओर चीन मामले में तटस्थता का दावा कर रहा है, वहीं पश्चिम देश चीन पर रूस के प्रति खास झुकाव का आरोप लगा रहे हैं। रूस यूक्रेन के सैन्य टकराव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को पहुंचे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। शी जिनपिंग की रूस यात्रा को लेकर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कई तर्क दिए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल के बाद हुई इस मुलाकात के दौरान चीन ने मामले में तटस्थता दिखाने की कोशिश की है। वहीं इस युद्ध के लिए अमेरिका और नाटो देशों को जिम्मेदार ठहराया है। मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष यूक्रेन युद्ध को लेकर अपना पीस प्लान पेश किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से 12 पॉइंट के पीस प्लान में बातचीत करने और राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही गई है। वहीं इस दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा, हम पश्चिमी देश और यूक्रेन से हर समय बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जरूरी है कि वो तैयार हों, तब शांति के पहल को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस पीस प्लान पर राजी होंगे तो समाधान होगा। Безусловно, мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений, выдвинутого Китаем мирного плана, созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе. 在乌克兰危机问题上，中方一贯遵循联合国宪章宗旨和原则，秉持客观公正立场，积极劝和促谈，按照事情本身的是非曲折。 21 मार्च शाम को हुई ऑफिशियल मीटिंग में जिनपिंग और पुतिन ने एक अहम घोषणा पत्र पर साइन भी किए। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति की मीटिंग के बाद अमेरिका ने कहा है कि अगर वाकई शांति स्थापित करना चाहते हैं तो पहले उनको यूक्रेन के कब्जाए गए इलाकों से पीछे हटना होगा।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि मुझे लगता है कि अगर चीन इसे देख रहा है और वे इसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो वे इस बात से सबक लेंगे कि आक्रामकता के खिलाफ दुनिया कैसे एक साथ आकर खड़ी होती है या नहीं। Everyone is watching to see how we and the world responds to this aggression, and they'll draw their lessons from it. One of the reasons that there are so many partners involved in this from Asia is precisely because, even though this is happening half a world away, they see the stakes for them. One of the leading countries in our coalition to support Ukraine is Japan. South Korea is playing an important role. Australia is too, and they see the stakes. I think if China is looking at this, and they are looking at it very carefully, they will draw lessons for how the world comes together or doesn't to stand up to this aggression. बीते कुछ दिनों से इकोनॉमिक सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर संकट के बादलों से घिरा है। एक के बाद एक 3 बड़े अमेरिकी बैंक के बिगड़ते हालातों का असर अब यूरोप के बैंकों तक भी पहुंच चुका है। यूरोप के सबसे बड़े बैंकों में से एक क्रेडिट स्विस का हाल बदहाल है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अमेरिका के बैंकिंग संकट के असर से अब यूरोप भी अछूता नहीं रहा है। अमेरिका के 3 बड़े बैंकों के हालात बिगड़ने के बाद अब स्विट्जरलैंड के एक सबसे बड़े बैंक क्रेडिट स्विस की स्थिति बदहाल है। क्रेडिट स्विस बैंक की गिनती यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में होती है। बिगड़ती आर्थिक स्थिति के चलते एक दिन में ही इसके शेयर 25% तक टूट गए। यही नहीं, महज 3 महीनों में आई गिरावट के चलते बैंक स्टॉक्स की कीमत 1/3 तक घट गई। बीते कुछ समय से क्रेडिट स्विस बैंक लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है। शेयरों की कीमत में लगातार आ रही कमी के चलते बैंक के कई शेयर होल्डर्स ने भी इसका साथ छोड़ दिया और हालात बदतर हो गए। बिगड़ते खराब हालात के बाद यूरोपीय बैंक यूबीएस क्रेडिट स्विस बैंक को संकट से उबारने के लिए सामने आया। क्रेडिट स्विस के अधिग्रहण के लिए यूबीएस ने एक समझौता किया है। स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी ने आश्वासन दिया है कि दोनों बैंकों की सभी कमर्शियल गतिविधियां बिना किसी रुकावट के जारी रह सकती हैं। यूबीएस ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब पूरी बैंकिंग प्रणाली और व्यवस्था विश्वास के संकट से गुजर रही है और इसे बैंकिंग सिस्टम में फैलने से रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्रेडिट स्विस बैंक स्विट्जरलैंड का करीब 167 साल पुराना दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। इस बैंक के दिवालिया होने से वित्तीय बाजारों को जोरदार झटका लग सकता है। The damage is big, and it's just the start of it. Moving on from here onwards, it will be key how policymakers and the leaderships, the boards and the banks will implement the decisions of the weekend within the overall Swiss and European context. वहीं दूसरी ओर यूबीएस के क्रेडिट स्विस के अधिग्रहण के बाद स्विस यूनियनों को अब नौकरियों के नुकसान की चिंता सता रही है। अब तक के अनुमान के मुताबिक बैंकों के 40,000 कर्मचारी इस अधिग्रहण से प्रभावित होंगे। वहीं यूनियन स्विस सरकार से इस ओर ध्यान देने का आग्रह कर रही है। Voilà, la première évidence, c'est qu'il n'y ait pas de bonus payé à l'encadrement et au top management de ces entreprises. Ça devrait être de la décence commune. On doit même exiger qu'ils remboursent ce qu'ils ont reçu ces dernières années et puis qu'on assure vraiment pour les gens qui seront concernés par... दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर अमेरिका और यूरोप इस समय भारी बैंकिंग संकट से गुजर रहे हैं। बैंकिंग संकट में आए भूचाल से दुनिया भर में कई बैंकों को जबरदस्त झटका लगा है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक और यूरोप के क्रेडिट स्विस के बिगड़े हालात पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। खबर फ्रांस से, जहां रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की सरकार की योजना का विरोध लगातार जारी है, जिसे लेकर लाखों की संख्या में प्रदर्शन करते लोग सड़कों पर हैं। विरोध प्रदर्शन की चिंगारी सेवानिवृत्ति की आयु को 2 साल बढ़ाकर 64 वर्ष करने के कानून बनने के बाद भड़क उठी, जिसे मैक्रो सरकार ने बिना वोटिंग के ही संसद से पारित करा लिया था। अब हर बीतते दिन के साथ प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है और पेरिस जैसे तमाम खूबसूरत शहरों में लोगों का आक्रोश आगजनी और तोड़फोड़ के रूप में सामने आ रहा है। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के चलते रेल और हवाई यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित है।
व्यापार, फैशन, मनोरंजन, कला और संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर पेरिस इन दिनों जन विरोध की आग में झुलस रहा है। सिटी ऑफ लव के नाम से जाने जाने वाले इस शहर में आगजनी और हिंसक झड़पें आजकल आम हैं। जिनके पीछे बड़ा कारण है पेंशन सुधार बिल, जिसे लेकर फ्रांस की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा। इस बिल को फ्रांस की सरकार ने बिना वोटिंग कराए ही संसद से पहले ही पारित करा लिया था, जिसे लेकर जनता में नाराजगी है। People are angry because they've protested for weeks saying they were against this reform, they don't want to work an extra 2 years and they feel that the government hasn't listened to them. There is also a history in France of reforms being shelved even after they were adopted by Parliament, so protesters are probably thinking that they can force the government into a U-turn even if the reform has been adopted in Parliament. असल में पेंशन रिफॉर्म बिल को लेकर पारित कराने के लिए फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने विशेष संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग के ही पास करवा दिया। बिल पारित होने के बाद विपक्षी नेता मरीन ले पेन ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी। इस सब के बीच 20 मार्च को इमैनुअल मैक्रों की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार बाल बच गई। नेशनल असेंबली के सांसदों ने दोनों ही अविश्वास प्रस्ताव ठुकरा दिए और इस तरह रिटायरमेंट की उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 साल करने वाले बिल को संसद की हरी झंडी मिल गई। हालांकि मामूली अंतर से मैक्रों ने विश्वास मत तो हासिल कर लिया, लेकिन लोगों का आक्रोश नहीं थमा। अविश्वास प्रस्ताव के धराशायी होने के बाद पेरिस की प्रतिष्ठित जगहों में से एक जगह पर जलते हुए कचरे के ढेर को बुझाने के दौरान प्रदर्शनकारियों और फायरमैन में टकराव की स्थिति बन गई। इस बिल का करीब 2 महीने से विरोध होने के बावजूद बिल बिना वोटिंग के ही पारित होने के कारण लोगों में अब भी आक्रोश है। आइए जानते हैं आखिर क्या है इस बिल में जो है विरोध का कारण। दरअसल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सरकार के पेंशन रिफॉर्म बिल में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई है। ऐसे में नए विधेयक के लागू होने पर कर्मचारियों को पेंशन का हकदार बनने के लिए 2 साल ज्यादा काम करना पड़ेगा, यानी पूरी पेंशन के लिए जरूरी मिनिमम सर्विसेज का टर्म बढ़ जाएगा और पूरी पेंशन लेने के लिए 42 की जगह 43 साल काम करना जरूरी होगा। इससे एक तरफ उनके जीवन पर असर पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ नौकरी की तलाश कर रहे नए लोगों को एक पद के लिए 2 साल अतिरिक्त इंतजार करना होगा। और फ्रांस के बाद बात पिछले 11 हफ्तों से ज्यादा समय से इजराइल में चल रहे विरोध प्रदर्शन की। इसके पीछे का बड़ा कारण है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की न्यायिक सुधार विधेयक। इजराइल लंबे समय से चल रहे इस विरोध प्रदर्शन को पिछले 70 साल का सबसे बड़ा जन आंदोलन बताया जा रहा है इसे इजराइल में। वहीं इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने प्रस्तावित कानून पर रोक लगाने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन को बुलाया भी था और इसे लोकतंत्र की नींव के लिए खतरा बताया। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाह पर देश की शांति और लोकतंत्र की स्थिरता के कानून में कुछ नरमी की बात तो की है, लेकिन अपना विश्वास खो चुके प्रधानमंत्री नेतन्याहू से लोग आक्रोशित हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन के बीच इजराइल की संसद ने 23 मार्च को न्यायपालिका में बदलाव के लिए प्रस्तावित कई विवादित कानूनों में से पहले कानून को पारित कर दिया। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 20 मार्च को अपनी कट्टर दक्षिणपंथी सरकार की न्यायिक सुधार योजना में
कुछ नरमी लाने की घोषणा की है। इजरायल के प्रधानमंत्री की ओर से की गई इस घोषणा को 2 महीने से अधिक समय से चल रहे देशव्यापी विरोध और पश्चिमी सहयोगियों द्वारा उठाई गई आशंकाओं को शांत करने की दिशा में एक कोशिश की तरह देखा जा रहा है। लंबे विरोध के बावजूद अपने रवैये से ना हिलने वाले इजरायल के प्रधानमंत्री की इस घोषणा के पीछे का कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाह को माना जा रहा है। नरमी की ये घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से टेलीफोनिक बातचीत के बाद सामने आई है। 19 मार्च को फोन पर हुई बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो न्याय कोवर हॉल पर एक समझौते का समर्थन करेंगे और व्यापक समझौते के निर्माण के साथ साथ संतुलन को प्रोत्साहित करेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नेतन्याहू ने इजरायली लोकतंत्र की शांति और स्थायित्व के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को आश्वस्त किया है। हालांकि इन सब के बावजूद सरकार के रवैये से नाराज लोगों का प्रदर्शन इजरायल के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। इजरायल का ये विरोध प्रदर्शन पिछले 70 साल का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि कथित न्यायिक सुधार इजरायल के लोकतंत्र के लिए खतरा है। इजरायल में सड़कों से लेकर गलियों तक लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं। Right now we have in Israel a brutal legislation against the Court of Justice and against the Israeli democracy basically. And we are here to support our Israeli brothers back home that protesting every time. We are protesting also as a part of the big demonstration in Israel against the change of the legal system in Israel, which is now like they want to weaken the legal system and the Supreme Court, which means a lot of new laws against women, against like everything with all ideas of freedom, and we are becoming kind of the dictatorship. वहीं प्रधानमंत्री के बिल को लेकर नरमी की घोषणा के बावजूद विपक्ष ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती देगा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि वो न्यायाधीशों के चयन के लिए इजरायल की प्रणाली को बदलने वाले कानून के अलावा अधिकांश बिलों को स्थगित कर देंगे, जिसे वो 2 अप्रैल को संसद के अवकाश से पहले अनुमोदित करना चाहते हैं। जजों के चयन से संबंधित बिल को 19 मार्च को नेसेट रिव्यू पैनल में संशोधन के लिए पेश किया गया। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की कुछ और अहम खबरों पर। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों द्वारा की गई तोड़फोड़ का मुद्दा उठाया गया। इस दौरान ब्रिटिश सांसदों ने खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। अमेरिका की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और टिकटॉक कंपनी पर चीनी सरकार के संभावित प्रभाव के बीच टिकटॉक के सीईओ शाओ जीचिऊ ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही दी। टिकटॉक पर आरोप है कि वो अपना डेटा चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुहैया कराता है। 4 घंटे की लंबी सुनवाई के दौरान चिऊ ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी बाइट डांस के स्वामित्व वाला टिकटॉक ऐप लंबे समय से कहता आ रहा है कि ये चीनी सरकार के साथ डेटा साझा नहीं करता है। अमेरिका और कनाडा के बीच अनाधिकृत सीमा से शरणार्थियों को हटाने के बारे में एक समझौता हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस समझौते की घोषणा कर सकते हैं। इससे सीमा के दोनों ओर के अधिकारियों को किसी भी दिशा में जाने वाले शरणार्थियों को वापस लौटने की अनुमति मिल जाएगी। ये कदम न्यूयॉर्क राज्य और क्यूबेक प्रांत के बीच एक अनाधिकृत क्रॉसिंग रॉक्सहैम रोड पर प्रवासियों का आवागमन सीमित करने के प्रयासों का हिस्सा है। इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच 2004 में हुए समझौते में एक संशोधन किया गया है। और चलते चलते एक नजर उस खबर पर जो है जरा हटके। जापान के टोक्यो में इन दिनों स्थानीय और विदेशी पर्यटक यूनो पार्क में चेरी ब्लॉसम का आनंद ले रहे हैं। जापान के सबसे लोकप्रिय चेरी ब्लॉसम देखने के स्थानों में से एक यूनो पार्क में लोगों को पेड़ों के नीचे पिकनिक मनाते और तस्वीरें लेते देखा गया। कोविड के बाद यूनो पार्क को चेरी ब्लॉसम देखने के लिए पहली बार खोला गया है।